बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, फुटबॉल के मुकाबले इस वक्त जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में जारी है और दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है, अब सेमीफाइनल के लिए लाइनअप मुकम्मल होगी। कल के जो मैचेस थे उसमें 8 बजे मैच था मोरक्को वर्सेस पुर्तगाल का, जो कि एक और इसे अपसेट ही हम कह सकते हैं। और रोनाल्डो की जो टीम थी अब वो इस दौड़ से बाहर हो गई है, सेमीफाइनल की दौड़ से। और पुर्तगाल वर्सेस मोरक्को के मैच में मोरक्को ने 1-0 से शिकस्त दी है पुर्तगाल को। और उसके साथ साथ जो रात 12 बजे मैच था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का, और उसमें फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी है। तो जनाब, सेमीफाइनल के लिए लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और ये 14 और 15 को ये सेमीफाइनल और इस तरह से ये खेले जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है मुल्तान में, दूसरा टेस्ट जो है वो भी खेला गया और आज उसका तीसरा रोज जो है वो कंप्लीट हुआ। और पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग जारी है और आपको उस हवाले से भी आगाह करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सलमान भट्ट साहब होंगे और उन्हीं से मजीद भी इस पर बात कर लेते हैं। फुटबॉल पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद सईद साहब मौजूद होंगे। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें, भट्ट साहब से कोई तकनीकी वजूहात की बिना पर राब्ता ज़रा नहीं हो पा रहा। उतनी देर हम फुटबॉल पे बात कर लेते हैं अहमद सईद साहब। अहमद साहब, अगेन एक और बड़ा अपसेट हो गया है, क्या समझ रहे हैं आप? पुर्तगाल को घर जाना पड़ा। रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप था और ये शायद वो अनाउंस भी कर चुके हैं। जी हमजा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जज्बात की कैफियत बिल्कुल वही है। सबसे पहले मैं पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अफ्रीका को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, अरब वर्ल्ड को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़कर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन फ़लस्तीनियों को जिन्होंने कल भी रमला के अंदर जब मैच का रिज़ल्ट हो गया तो उसके बाद जब वो उस मैच को सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसके बाद फिर उनके ऊपर इसराइल की जानिब से मजालिम तोड़े गए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का भी इजहार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद का भी इजहार करता हूँ। और मराकेश की टीम इस लिहाज से भी काबिल दाद है, इस लिहाज से भी उनकी तहसीन होनी चाहिए कि जिस तरह से पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की इस वर्ल्ड कप में, पूरी मुस्लिम उम्मत की रिप्रेजेंटेशन की, और हर मैच के बाद जीतने के बाद वो आपको फ़लस्तीन का झंडा लेकर जिस तरह से उस कॉज को भी लेकर आगे चल रहे थे। तो फुटबॉल की दुनिया से यूँ समझिए कि कतर के रेगिस्तानों से एक बाहर का ताज़ा हवा का झोंका जो है वो आया है और मराकेश की टीम ने शिकस्त दे दी है एक मरतबा फिर एक यूरोप की बड़ी टीम को। और यूरोप के उस दावे को की भी कल जो है वो कलई खुल गई है जिसमें यूरोप ये दावा करता है कि हमारे से बेहतर फुटबॉल कोई नहीं खेल सकता। तो शुमाली अफ्रीका की एक टीम ने आकर यूरोप के एक और हैवी वेट को शिकस्त दी और अब वो जगह बना चुके हैं वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में। और यहाँ पर मैं जितनी दाद दूँ मराकेश के कोच वलीद अर्राकरी को, उनका मैं तज़किरा बार बार करना चाहूँगा। और ये कहा जाता है कि 30% ऑफ फुटबॉल इज़ टैक्टिक्स, 70% ऑफ फुटबॉल इज़ सोशल कॉम्पिटेंस। तो उस सोशल कॉम्पिटेंस के मुकाबले में जिस तरह से उन्हें आउट क्लास किया है अपने हरीफ मैनेजर्स को, उसकी जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। और मेरे जज्बात की इस वक्त जो कैफियत है, हम 2002 से रेगुलर जो है वो फुटबॉल देखना स्टार्ट हुए और 2002 के वर्ल्ड कप में जब सेनेगल की टीम ने फ्रांस को शिकस्त दी तो उस वक्त हमें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि सेनेगल कहाँ है और कौन सा बड़ा प्लेयर है उसका। लेकिन जब ये सुनने में आया कि सेनेगल एक मुस्लिम कंट्री है और उसने फ्रांस की टीम को शिकस्त दी, और मराकेश के बारे में ये भी याद रखें कि 2002 के वर्ल्ड कप में पहली बार तुर्की मुस्लिम कंट्री थी जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और अब 20 साल के बाद मराकेश की टीम दूसरी मुस्लिम कंट्री बनी है जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है फुटबॉल के मैदानों से। और उसकी मुस्लिम कंट्रीज की बात की जाए तो मोरक्को फर्स्ट नहीं, मेरे ख्याल टर्की ने इससे पहले जी, मोरक्को दूसरी फुटबॉलिंग नेशन है जिसने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सही। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप, पुर्तगाल कहां पर मार खा गया? मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आया कि रोनाल्डो को पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो बाहर बैठे हुए थे। इनकी यहाँ पर भी कोई कोच वगैरह से, मैनेजर से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है जी, या परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें मौका नहीं दिया? जी, इस पे हम पिछले मैच में बात कर चुके हैं और हमारे आज के शो का जो मराकेश की जीत को सेलिब्रेट करने के अलावा जो मैं आज इस मौजू पर बात करना चाहूँगा वो ज़ाहिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनका शानदार इलस्ट्रियस करियर है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी मेरा ख्याल है कि उसकी जितनी भी उनके कैरियर की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनको भी आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कल अपना आखिरी मैच खेला और वो इंटरनेशनल मैचेस में
सबसे ज़्यादा मैचेस का रिकॉर्ड बराबर करने में भी कल कामयाब हुए। 196 मैचेस उन्होंने खेले अपने इस इंटरनेशनल करियर में। और मैं अपने फुटबॉल के शायकीन को ये बताता चलूँ कि पहले जो 17 एडिशन थे फीफा वर्ल्ड कप के, उसमें पोर्चुगल की टीम ने सिर्फ 3 बार क्वालिफाई किया। अच्छा। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने के बाद वो मुस्तकिल 5 वर्ल्ड कप के लिए न सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, बल्कि इस वर्ल्ड कप में 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिस बात पर दाद देनी बनती है वो ये भी है कि जिस हाल में वो इस पोर्चुगल की टीम को छोड़कर जा रहे हैं वो उस टीम से कहीं बेहतर है जो 2002 में उनको मैसर आई थी। और 2004 के यूरो कप के फाइनल में आपको याद होगा कि वो टीम ग्रीस से हार गई थी। तो पोर्चुगल के जो फुटबॉलिंग फॉकलोर्स हैं उसमें आपको यूसेबियो और लुइस फिगो के अलावा शायद कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर न मिले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से पहले। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस बात की भी दाद देनी चाहिए कि 20 साल तक उन्होंने इस टीम को यूँ समझ लीजिए कि अपने कंधों पर उठाकर इस टीम को मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के अंदर वो लेकर गए, अपनी टीम की नुमाइंदगी की। और 2016 के यूरो कप में बिलाखिर वो पुर्तगाल की उस टीम को यूरो कप जितवाने में भी कामयाब हुए, यूएफए नेशनल लीग की ट्रॉफी दिलवाने में भी कामयाब हुए। लेकिन बहरहाल फुटबॉल इंसानों का खेल है। और क्या नजर आती है उसको फर्स्ट हाफ या तकरीबन फुल टाइम हो चुका था जब उनको बाहर तब तक रखा गया? जी, वजह उसकी यही है कि जो स्विट्जरलैंड के खिलाफ उन्होंने 6-1 से कामयाबी हासिल की थी, उसमें ज़ाहिर है टीम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी थी, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स नज़र आ रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर बिठाने की वजह से। क्योंकि 37 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस फ्लो को, उस पेस को मैच नहीं कर पा रहे थे जो उनके विंगर्स के पास पेस मैसर थी, जिसकी वजह से उन्हें कल के मैच में भी बेंच करवाया गया। लेकिन कल के मैच में भी जो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच करवाना शायद गलत फैसला था। तो माजरत के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पिच पे आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस शायद क्रिएट नहीं कर पाए। और मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि हमें अपने हीरोज़ को बहरहाल इंसान होने का मार्जिन तो देना ही चाहिए। तो मराकेश की टीम ने जिस किस्म का डिफेंस कल किया है, जिस किस्म की शानदार उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पोर्चुगल के अलावा भी अगर कोई टीम होती तो शायद मराकेश के उस डिफेंस को ना तोड़ पाती जिस जान तोड़ अंदाज में उन्होंने कल जिस डिफेंसिव खेल का मुजाहरा किया है। और कहीं पर भी देखें, हमने कल स्पेन वाले मैच में भी ये बात की थी कि जब तक आप कोई इंटेंट शो नहीं करेंगे, जब तक आप कोई पेनिट्रेशन नहीं करेंगे बॉक्स के ऊपर, कोई थ्रेट नहीं लेकर जाएंगे। और आप इस मैच को अगर देखें तो दूसरा हाफ जब स्टार्ट हुआ तो पहले 45 मिनट से लेकर 70 मिनट तक के जो 25 मिनट हैं वो 25 मिनट यूँ कहिए कि पुर्तगाल की टीम ज़ाया करती रही अपने उन यूजलेस पासिस की वजह से। आपको आउटसाइड द डी लॉन्ग रेंज कोई शॉट नहीं मिलेगी, आपको क्रॉस आते हुए नज़र नहीं आएंगे, आपको किसी किस्म का कोई रियल इंटेंट शो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ब्रूनो फर्नांडेज जैसा बड़ा प्लेयर, उनसे क्रॉस नहीं मारे जा रहे। बर्नार्डो सिल्वा मैन सिटी में खेलते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनसे क्रॉस नहीं मारे जा रहे थे। तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि वही वजूहात हैं जिनकी बिना पर स्पेन की टीम भी जो है मोरक्को के खिलाफ जो है वो कोई ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसके अलावा मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मराकेश की टीम के गोलकीपर यासीन बोनो को एक मरतबा फिर, जिन्होंने जॉ फेलिक्स के 2 बहुत शानदार सेव किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी एक चांस मिला, वो भी बहुत शानदार उन्होंने सेव की। और आप अगर इस मैच को रिवाइंड करके देखें तो जिस किस्म का गोल पुर्तगाल ने कंसीड किया है 39 मिनट में अल नसीरी के हेडर की बदौलत, उससे 4-5 मिनट पहले ऑलमोस्ट इसी किस्म का एक क्रॉस लेफ्ट विंग से यासीन बोनो की तरफ भी आया, जो उन्हें बहुत सहूलत के साथ, बहुत कंफर्टेबली उन्हें टाइमली उसको जज किया और बॉल को जाके कैच कर लिया। और यही कैच पुर्तगाल के गोलकीपर को भी उस वक्त करना चाहिए था जो वो नहीं कर पाए। और 2.78 मीटर्स की एक जंप ली अल नसीरी ने और उसके ऊपर उन्हें जो है वो एक शानदार हेडर स्कोर किया। और उसके बाद मराकेश की टीम ने 90 मिनट तक एक सीसा पिलाई हुई दीवार का जो है वो बिल्कुल इसी तरह, और एक्स्ट्रा टाइम में भी उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। बहरहाल जी, अब बीइंग अ मुस्लिम तो ये खुशी हुई कि मराकेश की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची है। अच्छा, चांसेस की आपने बात की कि चांसेस मिले। एक चांस इंग्लैंड के कैप्टन को भी मिला, हैरी केन को पेनल्टी उन्होंने मिस की। शायद वो टर्निंग पॉइंट हो जहां पर मैच का पासा पलटा। और जी हाँ, दूसरे मैच में इंग्लैंड की टीम को फ्रांस का चैलेंज दरपेश था। और दूसरा हाफ अगर उस मैच का भी आप देखें तो इंग्लैंड आपको ऐसी टीम वो मैच डोमिनेट करता हुआ नजर आया। लेकिन फ्रांस की टीम में हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इंडिविजुअल्स जो उस टीम के अंदर हैं वो बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल क्वालिटी है उस टीम के अंदर। और कल की टीम के जिस अनसंग हीरो के बारे में बात करना चाहता हूँ, एंटोइन ग्रीजमैन की अगर आप कल गेम देख रहे हो, नंबर 10 का रोल प्ले किया। बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छी मूवमेंट थी उनकी और हर वक्त बॉल लेने के लिए मुयसर भी होते थे। और उन्होंने ही ये दोनों गोल असिस्ट भी किए कल, जो ऑरेलियन श्वामिनी ने गोल किया और ओलिवियर जीरोड ने गोल किया, वो दोनों गोल ग्रीजमैन के असिस्ट पर हुए। तो मेरा ख्याल है कि जिस बंदे ने कल के मैच में डिफरेंस क्रिएट किया वो फ्रांस की जानिब से एंटोइन ग्रीजमैन थे। और दूसरे नंबर पर उनके हुगो लॉरिस जिन्होंने बहुत शानदार सेव्स की।
तो हैरी केन ने जब कल पहली पेनल्टी स्कोर की तो उस वक्त वो इंग्लैंड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर का वेन रूनी का रिकॉर्ड बराबर करने में भी कामयाब हुए, लेकिन बदकिस्मती से वो इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। उस वक्त जब उनको दूसरी पेनल्टी में असर आई तो वो पेनल्टी वो स्कोर नहीं कर पाए। और बड़े मैचेस में जाहिर है कि नर्व्स का खेल होता है, प्रेशर का खेल होता है। तो फुटबॉल की इनमें से कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही थी मैच से पहले, फ्रांस और इंग्लैंड में? जी देखें, ये एक ऐसा मैच था कि जिसके बारे में शायद कोई बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। दोनों टीमें बराबर की थी। फ्रांस की टीम जो है वो चौथे नंबर पर है फीफा रैंकिंग में, इंग्लैंड की टीम जो है वो 5वें नंबर पर है। और फीफा रैंकिंग से ही मैं आपको एक और बात ये बताया चलूँ कि जिन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, उनमें सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जो फीफा की टॉप 10 के अंदर शामिल हैं। अच्छा। तो टॉप 10 के अंदर तमाम टीम बाहर हो चुकी हैं, सिर्फ 2 टीम जो हैं वो सेमीफाइनल में जाने में कामयाब हुई हैं। तो इस मैच को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। हम इंग्लैंड की बात इसलिए कर रहे थे कि इंग्लैंड एज ए टीम यूनिट एक अच्छा यूनिट था और उसका मुजाहरा भी उन्होंने कल किया है। और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड ने बुरा खेल पेश किया। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन उसके मुकाबले में जो फ्रांस की टीम की क्वालिटी थी वो आखिरकार जो है उसको मैच जीतने में कामयाब। सही जी, ये तो अब जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो कंफर्म हो गए हैं। अर्जेंटीना का क्रोएशिया के साथ पहला है जी। अर्जेंटीना की टीम इस वक्त क्रोएशिया के साथ अपना सेमीफाइनल बुक कर चुकी है, जो मंगल और बुध के दरमियानी शब को रात 12 बजे खेला जाना है लुसैल के स्टेडियम में, आइकॉनिक स्टेडियम में। और उस मैच का भी जाहिर है कि इंतजार कर रहे होंगे शायकीन। और लियोनेल मेसी इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स, 3-4 बड़े प्लेयर्स की अगर आप एक लिस्ट निकालें या एक कैटेगरी मुरतब करें तो उसमें शायद लियोनेल मेसी एक ऐसा नाम है कि जो इस वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। और लियोनेल मेसी अपने उस ख्वाब की ताबीर को हासिल करना चाहते हैं इस वक्त, जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए ख्वाब देख रखा है। और वर्ल्ड कप जीत कर जाहिर है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की ब्रैकेट में हमेशा सही जी। इस पर तो कल के प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे कि अब जो सेमीफाइनलिस्ट है वो किस तरह से, किस स्ट्रेटजी से जाएंगे और कौन सी टीम कमजोर है, कौन सी मजबूत है ऑन पेपर। इस पर अहमद सईद साहब से कल के शो में मजीद गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है सलमान भट्ट साहब ने, फॉर्मर कैप्टन। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब। आप क्या देख रहे हैं? आज 198 पे 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं भट्ट साहब। 355 रन का एक पहाड़ नजर आ रहा है अब ये जो हदफ है, और हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा सिर्फ, लेकिन विकेट रोकना सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है इस पर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हमजा। डेफिनेटली टाइम पाकिस्तान के पास बहुत है, पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा चांस है और डेफिनेटली पार्टनरशिप की होंगी। बीच में एक आधा बॉल होता है अच्छा, जब बॉल रिवर्स होता है तो एक स्पेल आता है जहां पर बैट्समैन को केयरफुल होना पड़ता है। जो आउट हुए हैं, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, अब्दुल्ला शफीक, बड़े आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज पे आउट हुए। ये पहली दफा इस सीरीज में ऐसा हुआ कि मतलब इस मैच के अंदर के विकेट जो है ना उसके ऊपर बॉल अनप्लेबल हुआ। ऐसा नहीं है कि बैट्समैनों ने कोई गलती की है। तो आउटस्टैंडिंग बॉल से ये तीनों, और पाकिस्तान ने उसके अलावा बैटिंग अच्छी की है। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी साउथ शकील की और इमाम की। उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली, फीट इस्तेमाल किए अपने अच्छे, और बॉल्स को जो है वो बाउंड्री की तरफ भी काफी दफा भेजा। तो आई थिंक अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी पार्टनरशिप लगाई। अनफॉर्चुनेटली इमाम आउट हो गया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आखिर में। लेकिन आई थिंक के पाकिस्तान की अभी फहीम अशरफ है, आगा सलमान है, नवाज अच्छे खासे बैट्समैन हैं, साउथ सेट खेल रहे हैं। तो अगर ये लोग 30-30 रन की भी पार्टनरशिप करते हैं तो ये रन तो मुकम्मल हो सकते हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए। आई रियली होप कि पाकिस्तान ये मैच और ये सीरीज बराबर करेगा ये मैच। सही जी, पॉजिटिव तो रहेंगे। सलमान साहब, कौन सा बॉल सबसे अच्छा लगा? ऑली रॉबिन्सन का, मार्क वुड का, एंडरसन का? क्योंकि तीनों बॉल ऐसे थे कि वो जिससे कह सकते अनप्लेबल। बाबर को भी समझ नहीं आई और रिजवान तो बिल्कुल ही उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ा, बॉल किस जगह से गुजर के निकल गया। तो ये जो क्या समझते हैं आप इसका? रॉबिन्सन का जो बाबर को बॉल था, बॉल ऑफ द मैच कह सकते हैं उसे? देखिए बिल्कुल, ये तीनों बॉल जो हुए हैं हमजा, ये अनप्लेबल बॉल्स थे। और यहाँ पे ये तीन नहीं, कोई भी बैट्समैन होते तो आपको यही नजारा देखने को मिलता। और आई थिंक इसका क्रेडिट टोटली इन फास्ट बॉलर्स को जाता है। इस पिच के ऊपर इस तरह की बॉलिंग करना इज आउटस्टैंडिंग स्किल। और इसमें ये बैट्समैन, ये क्या कोई भी बैट्समैन होता कुछ भी नहीं कर सकता था। सही। इमामुल हक तो हैमस्ट्रिंग इंजरी और हॉस्पिटल का चक्कर लगा के वापस आए और दोबारा से खेलें, और उन्होंने बड़ी अच्छी 60 रन की इनिंग खेली है। साउथ शकील इस टाइम 54 पे खेल रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिनिश की तरफ जाएंगे? साउथ शकील में इतनी कैपेसिटी मौजूद है? देखिए जी, जाना चाहिए। साउथ शकील बड़े मंझे हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़ी एक्सपीरियंस जो है ना, ये बड़े कोई
अरसे से 6-7 साल से डोमेस्टिक सर्किट खेले हैं या इससे भी ज्यादा, और ए टीम्स के बहुत सारे टूर्स भी इन्होंने किए हैं। सो ये एक वन ऑफ दोज कंप्लीट प्लेयर्स है जो कि हमारे प्रीवियस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से चले आ रहे हैं। पीटीवी के लिए बहुत क्रिकेट खेले हैं और पीटीवी के बाद ये फिर कराची सिंध के लिए बड़ी क्रिकेट खेले हैं। तो ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास कैंपेनर और उसको लंबी इनिंग्स खेलनी आती है। तो मुझे तो उनसे उम्मीद है कि ये आखिर तक खेलेंगे। उनके साथ नवाज हैं, उनके साथ अभी फहीम खेल रहे हैं, फिर आगा सलमान ने आना है, जो तीनों कैपेबल बैटर्स हैं। सही। अच्छा, कल चौथा रोज होगा, विकेट में आज इतना उसमें मूवमेंट नजर आई है, कल मजीद कोई इसमें व्हाट्सएप तब्दीली हो सकती है विकेट में? देखिए जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे रफ क्रिएट होती जाएगी, बॉलर्स के फुट मार्क्स बनते हैं। आप देख सकते हैं पिच पे विजिबल है डार्क शेड और लाइट शेड। जो डार्क शेड है वहां पर फुट मार्क्स हैं, बॉलर्स वहां पर भागते हैं, फॉलो थ्रू करते हैं, तो रफ क्रिएट होता है। और वहां से और डेफिनेटली पिच के ऊपर की सरफेस जो है वो भी अपना आप छोड़ेगी क्योंकि ड्राई होती जा रही है, तो स्पिन बढ़ सकता है, रिवर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अनप्लेबल नहीं है हमजा। सही। अच्छा, अब देखना ये कि अब मोहम्मद नवाज और आगा सलमान, फहीम अशरफ को शायद ऊपर भेजना बैड लाइट करीब था, चूंकि आज दिन का इख्तिताम इस वजह से उन्हें ऊपर भेजा गया। पॉसिबल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे पॉजिटिव खेलने के लिए भेजा, क्योंकि वो एक अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, बड़ी हिट मारने की कैपेबिलिटी रखता है और खुला खेलते हैं। तो शायद उसको टैक्टिकली मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि जी इसको जल्दी से जल्दी अंडर 100 लेकर आए, क्योंकि जब ये अंडर 100 आ जाते हैं लास्ट रन तो बॉलिंग साइड पे भी बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो आज इस तीसरे दिन में तो हमने देखा स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिली जितनी फास्ट बॉलर्स को मिली। शायद विकेट को समझ गए या शायद हमारे बैटर्स थक गए? नहीं, आई थिंक बैटिंग हमने अच्छी की है और रिवर्स स्विंग हुआ है यहाँ पे, उनके फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा अच्छा यूज किया और इंग्लैंड की टीम में कोई रेगुलर स्पिनर लीच ही है एक, बाकी तो बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं। प्रिंस जैक्स भी बैट्समैन है, जो रूट भी बैट्समैन है, जो कि ओकेजनल बॉलिंग करते हैं। तो अगर तो उधर से कोई अच्छा बॉलर, कोई स्वान खेल रहा होता, एशली जायज खेल रहा होता जो उनके पुराने बॉलर थे, या कोई इससे अच्छे स्पिनर लेट से इवन मोइन अली भी खेल रहे होते या आदिल रशीद, तो एक फर्क बात होती। लेकिन इनके पास तो इतने अच्छे स्पिनर्स है ही नहीं ना इंग्लैंड के पास जो इसको यूटिलाइज कर सके इस पिच को। तो बट साहब क्या लगता है, क्या माइंडसेट होगा, क्या अप्रोच होगी? कल ही के दिन खत्म करने जाएंगे या कोशिश करेंगे इसे मजीद अभी ड्रैग किया जाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये कल के दिन इधर वे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा और अल्लाह ना करे दूसरी तरफ का रिजल्ट हो कि इंग्लैंड जीते, लेकिन ये जो भी होना है कल हो जाएगा। सही जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। 157 रन्स हैं और ये कोई ज़्यादा रन्स नहीं है। जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि चौथे दिन विकेट थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन पाकिस्तान कैपेबल है ये 157 जो रिमेनिंग रन्स हैं इसे अचीव कर लिया जाएगा। तो देखना ये कि कल चौथे दिन किस तरह से पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 है परफॉर्म करती है और उस हवाले से इस मुल्तान के टेस्ट को किस तरह से हम सम अप करते हैं। आज के शो से फिर वक्त इतना ही।